जीएसटी में इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो सप्लाई है। एक कंपनी है उसका ब्रांच दिल्ली में है और उसी कंपनी का ब्रांच हरियाणा में है, तो दिल्ली से हरियाणा जब सामान जाएगा तो जीएसटी लग के जाएगा। मैं एज अ कंज्यूमर क्या पहले से ज्यादा टैक्स पे कर रही हूँ? जब जीएसटी लॉ दिया था तो उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी गई थी कि यदि आपका बिजनेस है तो आपको कोई जीएसटी रजिस्टर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी प्रोडक्ट के एमआरपी का एनालिसिस करेंगे, जो प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपने लिए एक सिस्टम बनाया कि कैसे हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे कंज्यूमर को चीजें सस्ती मिलती होंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कंज्यूमर को सस्ती मिलती थी, क्योंकि एक इसमें और प्रॉब्लम थी। रीसेंट जीएसटी अपडेट में कॉमन गुड्स को 5% से 0% ले आया गया, कहीं कहीं पे तो 12 से भी 0% ले आया गया। जैसे कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध 0% हो गए, रोटी, पराठा, ब्रेड 0% हो गया, कुछ कॉमन मेडिसिन्स 0% पे हो गई, इंश्योरेंस 0% पे हो गया। सो दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ कमेंडेबल कि हर एक इंसान को ये बेसिक दूध, रोटी, इंश्योरेंस, दवाई तो 0% टैक्सेशन के बेनिफिट से मिल जाए। लेकिन क्या इसके बाद जीएसटी के सारे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं? क्या जीएसटी अब कंज्यूमर के लिए है मोर देन द इनेबलर्स इन द गवर्नमेंट? ये सारी चीज़ें प्लस टैक्स से, बाकी अगर अभी भी टैक्सेशन परेशान कर रहा है तो उससे कैसे बचें, क्या तरीके हैं, ये सारी कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट में विद द जीएसटी एक्सपर्ट मिस्टर पीपी सिंह। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जीएसटी क्यों आया। जो प्री जीएसटी में जो अलग अलग एक्ट थे, तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट था जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। जब वैट का लॉ था कि जब सेल होगा तो वैट लगेगा, तो इसका मतलब जिस समय भी सामान सेल होगा उस समय वैट लगेगा। जब सामान मान लीजिए आपके पास तो मैन्युफैक्चर हुआ और आपकी ही की कोई दूसरे ब्रांच में सामान गया तो सेल तो नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को सेल टैक्स नहीं मिलेगा। तो इन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि आप ऐसा कुछ करो कि एक ब्रांच ट्रांसफर में भी टैक्स लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी है उसका ब्रांच दिल्ली में है और उसी कंपनी का ब्रांच हरियाणा में है, तो दिल्ली से हरियाणा जब सामान जाएगा तो जीएसटी लग के जाएगा। वाओ, तो ऑब्वियसली जनहित में जारी तो नहीं हुआ, ये तो गवर्नमेंट ने अपने लिए एक सिस्टम बनाया कि कैसे हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। द ओनली बेनिफिट फॉर द बिजनेसमैन इज दैट इज सिंगल लॉ। लेकिन इसका इतना फायदा नहीं हुआ बिजनेसमैन को जितना होना चाहिए था। वन नेशन वन टैक्स, तो मतलब वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये हुआ कि सेम टैक्स रेट अक्रॉस इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। राइट, हाँ, बट ये क्या ऐसा हो रहा है? राइट, ऐसा हो रहा है। जीएसटी आने के बाद ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद टैक्स रेट यूनिफॉर्म है अक्रॉस इंडिया। सारे ही टैक्स रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज पे क्या टैक्स रेट होगा। वो जो सबसे टॉप बॉडी है जीएसटी में रिकमेंड करने वाली, वो जीएसटी काउंसिल है। जो ये वन नेशन वन टैक्स है, जब वन नेशन वन टैक्स है तो तब उसमें सेंटर और स्टेट में क्यों बटा है? फिर एक ही टैक्स लो। हाँ, ये समझना भी जरूरी है। इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर जब बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर सब कुछ करेगा और स्टेट कुछ नहीं करेगी। हाँ, या स्टेट सब कुछ करेगी, सेंटर कुछ नहीं करेगा। जब आप फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं मतलब कोई डोमिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब सेंटर के पास भी पावर है रेवेन्यू कलेक्ट करने का और स्टेट के पास भी पावर है रेवेन्यू कलेक्ट करने का। सेंटर को भी ग्रोथ करने के लिए टैक्स की जरूरत है, डेवलप करने के लिए टैक्स की जरूरत है, सरकार को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है, और स्टेट को भी सरकार चलाने के लिए, स्टेट में डेवलपमेंट करने के लिए टैक्स की जरूरत है। तो इसीलिए एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर दोनों टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो ताकि सेंटर को भी रेवेन्यू मिले और स्टेट को भी रेवेन्यू मिले। ये नहीं हो कि जो स्टेट है वो सेंटर के भरोसे रह जाए एकदम से। हाँ, एक बात और इस समय जानना जरूरी है,
कि जब ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट को होती है, जो उसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई। यदि इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो उस पर टैक्स एक ही लगता है जिसका नाम IGST है, वो सेंटर ही लगाती है। और जैसे आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ भी IGST लगता है, या आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, उसमें भी IGST जमा होता है। तो जो भी IGST जमा होता है वो IGST में से सेंटर और स्टेट दोनों का रेवेन्यू का शेयर हो जाता है। तो क्योंकि यदि सेंटर इस तरीके के टैक्स नहीं लगाएगी, देन देयर विल बी बिग कंफ्यूजन कि किस स्टेट में ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ। मान लीजिए कोई कनाडा में बैठा है या US में बैठा और वहां से आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया, तो एक कंपनी का ऑफिस बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है, कहाँ इंपोर्ट हुआ, तो कौन सी सरकार टैक्स लेगी? तो इन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट ने कंसेंसस डिसीजन किया कि जब कोई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, तो उस पर जब भी सरकार टैक्स लगाएगी तो IGST लगेगा। तो जितने भी वो लगाएगी किस पे? पोर्ट ऑफ एंट्री पे लगाएगी, राइट। पोर्ट ऑफ जहां भी इंपोर्ट होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ साथ उसी समय IGST भी लग जाएगा। तो अगर बॉम्बे में लैंड किया, राइट, तो पोर्ट ऑफ एंट्री वहां लगी, महाराष्ट्र को टैक्स मिला ना? महाराष्ट्र को नहीं मिला, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लिया। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लिया IGST, और उसका शेयर सेंटर स्टेट को भी शेयर कर देती है। तो सेंटर कलेक्ट करेगी, राइट, लेकिन जब पोर्ट ऑफ एंट्री का स्टेट था उसके साथ शेयर कर देगी। अब अगर बॉम्बे से वो सामान दिल्ली आया, राइट, तो दो स्टेट इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल सही, तो उनको दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हाँ, अब क्या होता है, अब ये फीचर्स भी समझना जरूरी है कि सामान जब मूव होता है तो यहाँ GST भी मूव होता है। क्यों? एक GST में कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, इस प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट से पहले हमें समझना जरूरी है कि टैक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है GST और प्री GST पीरियड में। जब प्री GST पीरियड में हम थे तो हमारे यहाँ जो टैक्सेस हो रहे थे, कलेक्ट हो रहा था, वो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन मतलब सामान जब दिल्ली से चला तो दिल्ली सरकार ने टैक्स ले लिया। जो भी टैक्स दिल्ली सरकार ने ले लिया, मान लीजिए वो सामान दिल्ली से बिहार जा रहा था तो बिहार को टैक्स नहीं जाएगा, सिर्फ सामान जाएगा। लेकिन GST में ये अब पैराडाइम शिफ्ट होकर के क्या हुआ GST में कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो गया। सो GST हैज अनदर फीचर व्हिच इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इसको हम समझते हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स कैसे हुआ, क्योंकि ये सामान जहां गया वहां GST भी चला गया। इसका मतलब है सामान का जब कंज्यूमर जहां पर है, जहां कंज्यूमर है, फाइनली कंज्यूमर ही GST बियर करता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर ही टैक्स बियर करता है। जब वो सामान का पैसा कंज्यूमर देता है तो अल्टीमेट जो टैक्स का बियर करता है वो कंज्यूमर ही करता है। तो जब दिल्ली से बॉम्बे गया, हाँ, तो अब बॉम्बे में कस्टमर ने टैक्स पे किया, राइट, तो बॉम्बे को टैक्स मिला, महाराष्ट्र को टैक्स मिला, सही है। लेकिन जहाँ दिल्ली से निकला था उसको क्या हुआ? हमने क्या किया कि मुंबई में कोई था जिसने गुड्स इंपोर्ट किया, मान लीजिए उसने USA से कंप्यूटर इंपोर्ट किया, ठीक है, तो इंपोर्ट करते समय गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बेसिक कस्टम ड्यूटी कलेक्ट किया अंडर कस्टम एक्ट 1962। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने IGST कलेक्ट किया। अब वो सामान जो बॉम्बे में व्यापारी है उसने दिल्ली वाले को बेच दिया, तो दिल्ली वाले को जब ही बेचेगा तो वो अपना इनवॉइस लगाएगा। जब दिल्ली वाले को वो इनवॉइस मिला और कंप्यूटर मिला तो जो वहाँ बॉम्बे वाले ने टैक्स दिया था उतना ही टैक्स वो ट्रांसफर होकर दिल्ली आ जाएगा। अब मान लीजिए दिल्ली वाले ने बिहार वाले को कंप्यूटर बेच दिया और फाइनल कंज्यूमर बिहार में बैठा है, तो जितना टैक्स दिल्ली को मिला वो टैक्स फिर बिहार को चला जाएगा। तो इसको अगर मैं पर्सपेक्टिव में पहले और अभी के बारे में समझूं, तो जब एंट्री पे टैक्स लगता था, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे टैक्स लग गया, राइट, और आपकी MRP पे टैक्स नहीं लगा, राइट। तो मतलब जो चीज केरला में बनी थी और मैं दिल्ली में कंज्यूम करती, वो 100 रुपए की बनी थी, उस पे 100 रुपए पे 10% टैक्स लग गया था। 110 रुपए की चीज मेरे पास मुझे 110 जो भी प्रॉफिट ऐड करके मुझे मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब वो तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे कंज्यूमर को चीजें सस्ती मिलती होंगी। प्री GST में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान जाता था तो वो सेंट्रल सेल्स टैक्स में कवर होता था। मान लीजिए दिल्ली से सामान बिहार गया, तो 1 लाख रुपए का सामान था, उस पे 2% CST या सेंट्रल सेल टैक्स लग के बिहार गया। वो 2% टैक्स दिल्ली सरकार को मिल गया, वो बिहार के कंज्यूमर, बिहार गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, और वो
वो जो 2% टैक्स है वो एक तरीके से कॉस्ट बन जाता था। ठीक है। अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी में सरकार ने बोला कि हम एक काम कर रहे हैं कि आपको सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट देंगे। वो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या है कि आपने परचेज करते समय जो टैक्स दिया वो सब टैक्सेस आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए तो मुंबई से खरीद के सामान दिल्ली ले आए और दिल्ली से बिहार ले गए, तो मुंबई से खरीदते समय हमें मान लीजिए 10,000 रुपये जीएसटी लगा। अब हमने बिहार वाले को बेचा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन करके, तो हमने मान लीजिए 12,000 जीएसटी हो गया। तो 12,000 जीएसटी माइनस 10,000 जीएसटी जो परचेज करते समय जीएसटी लगा वो माइनस हो गया। 2,000 टैक्स हमें फाइनली सरप्लस हुआ जी। तो हमने क्या किया, जब सरकार को रिटर्न भरा तो ये बताया कि ये सामान बिहार में जा रहा है और कस्टमर बिहार में है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार लिखा, उसमें हमने 12,000 टैक्स लिखा और फिर इनपुट टैक्स 10,000 माइनस कर दिया। 10,000 रुपये तो टैक्स पहले महाराष्ट्र को मिल गया, अब महाराष्ट्र से टैक्स दिल्ली को आ गया 10,000 रुपये, क्योंकि सामान पहले दिल्ली आया था तो टैक्स 10,000 दिल्ली को आ गया। अब वो सामान फिर बिहार में चला गया, तो बिहार में सामान गया तो 10,000 जो पहले दिल्ली में आया था वो गया और 2,000 टैक्स जो दिल्ली में मिला वो भी गया, तो 12,000 टैक्स बिहार पहुंच गया क्योंकि कस्टमर बिहार में है। तो ये सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं कि पीछे वाले टैक्स का क्रेडिट मिल गया। प्री जीएसटी पीरियड में ये क्रेडिट का मैकेनिज्म इतना बुलंद नहीं था, इतना बढ़िया नहीं था। आपने तो हर स्टेज पर टैक्स ले लिया, आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन बेटर हो गया, लेकिन मैं एज अ कंज्यूमर क्या पहले से ज़्यादा टैक्स पे कर रही हूँ अगर मेरा परसेंटेज टैक्सेशन का नहीं बदला? सपोज पहले 8% था और अभी भी अगर 8% है, तो क्या इस मैकेनिज्म से 8% ऑफ वॉट की लॉजिक से एम आई पेइंग मोर, क्योंकि अब एमआरपी पे हो गया है ना, पहले एमआरपी पे नहीं था और एमआरपी तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो एज अ कंज्यूमर एम आई पेइंग मोर इन टर्म्स ऑफ फाइनल वैल्यू, या इज इट मोर और लेस द सेम? जो टैक्स है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, ये इक्वलिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप उन गरीब लोगों से टैक्स कम लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब ये है कि हम जो धनी लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनसे टैक्स या तो नहीं लेंगे या उनसे मिनिमम टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले ही जीएसटी काउंसिल की 56 मीटिंग हुई थी, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था कि बहुत सारे आइटम्स जो हैं उनको आप या तो टैक्स फ्री कर दें, जो मास यूज़ के आइटम हैं और वो जनरल यूज़ होता है जिसमें गरीब लोग भी हैं, और जो टैक्स बियर कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जो सीन गुड्स है, हाँ, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ा के 40% भी कर दिया। तो आपने सुना होगा ये डिसीजन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मतलब इक्वलिटी जैसा होना चाहिए। तो इक्वलिटी तभी होगी जब जो कमज़ोर लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको कम टैक्स लगे और जो बियर कर सकते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा टैक्स दे। तो इससे क्या होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगा। एक बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि टैक्स महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी एक बहुत बड़ा टूल्स है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है टैक्स किसी भी वजह से, तो टैक्स रेट घटा देने से वो महंगाई भी कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर को कम रुपए में वो सामान मिलता है। टैक्स आएगा तो कंजम्पशन से ही ना, राइट, मैन्युफैक्चरिंग से तो कितना टैक्स लगेगा? राइट, तो कंजम्पशन जब बढ़ेगा और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो अपने आप ही इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा और जीएसटी भी बढ़ जाएगा। तो सरकार ने हालांकि टैक्स रेट धीरे धीरे घटाने की कोशिश करी है कई आइटम के ऊपर, तो उससे क्या है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो कंपनियां अपना ज्यादा इनकम दिखाएगी, तो जब ज्यादा इनकम दिखाएगी तो इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, और जीएसटी थोड़ा कम किया तो इनकम टैक्स में कंपनसेट हो गया जा करके, क्योंकि उस पर इनकम आएगी तो इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। और जब ज़्यादा टैक्स हुआ तो फिर सरकार ने सोचा चलो कुछ पब्लिक को रियायत दे दी जाए, तो सरकार जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि कुछ आइटम को या तो आप टैक्स कम कर दें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 12% टैक्स रेट को ख़त्म कर दिया और 12% वाले आइटम जितने थे उन सबको 5% में कर दिया, और उसमें से बहुत सारे आइटम टैक्स फ्री भी कर दिए गए। तो आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस में टैक्स खत्म हो गया। तो कई ऐसे थे जिसपे जो जनरल यूज़ के हैं, सब लोगों के लिए
है, हेल्थ केयर पे 5% हो हेल्थ केयर गया। पे 5% हो गया, तो क्या है कि इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि कई लोगों को जो पहले ज़्यादा रुपए देने पड़ते थे कस्टमर को हाँ। या कंज्यूमर को, उनको अब कम रुपए में उनका काम हो जाएगा। तो दवाइयों पे जैसे 5% या नील हो गया, राइट, है ना, तो मतलब उनका भी सस्ता हो गया, अफोर्डेबल हो गई। अफोर्डेबल हो गई, वो भी सस्ती हो गई। हमने जस्ट आपको डेटा शेयर किया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की संख्या लगभग 7.5 करोड़ है, और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंडिया में है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। 1.4 करोड़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स। हाँ, जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। ठीक तो है। हमें ये समझना जरूरी है कि जब ये टारगेट है और ज्यादा टारगेट अचीव होगा, जब ये बढ़ेंगे, टैक्स पेयर बढ़ेंगे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, बिल्कुल। कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, और फिर जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो टैक्स रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए, जो टॉप रैंकिंग स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, उनके पास बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है। कोई 3.59 करोड़ 40, यदि आप 24-25 फाइनेंशियल का बात करें तो फाइनेंशियल 24-25 में 3.59 करोड़, ऑलमोस्ट 3.60 करोड़ जीएसटी जमा हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, जिस पे लगभग 1.59 करोड़, मतलब लगभग 1.60 करोड़ ऑलमोस्ट ये जीएसटी जमा हुआ। थर्ड नंबर पे गुजरात है, जिसमें 1.36 करोड़ जीएसटी जमा हुआ। फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु है, जिसमें 1.31 करोड़ जीएसटी जमा हुआ। और फिर उत्तर प्रदेश आता है, जो बीमारू स्टेट था किसी जमाने में, उसमें भी 1.05 करोड़ जीएसटी जमा हुआ। तो इस तरीके से ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। राइट। तो आप पॉपुलेशन के एंगल से यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन इन सब राज्य से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो कंजम्पशन ज्यादा है। तो अब जब जीएसटी में पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, तो यूपी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स मिल रहा है, क्योंकि कंजम्पशन है, तो दूसरे स्टेट से टैक्स वहां आ रहे हैं। एक तो वो टैक्स कलेक्शन तो हो ही रहा है, दूसरे स्टेट से टैक्स भी आ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के होने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने एक चीज तो नहीं बताई मुझे कि जो ये कम लोग टैक्स देते हैं वो इसलिए क्योंकि ज्यादा कंज्यूमर्स हैं हमारे यहाँ, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे यहाँ इनकम जनरेटिंग इंडिविजुअल्स कम है, कंज्यूमर ज्यादा है। तो इसमें हम अगर अपने फैमिली स्ट्रक्चर को देखें तो अगर 4 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, तो एक पिताजी कमाते हैं, राइट। तो पिताजी तो इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी सब कंज्यूमर हो गए, है ना। हाँ। तो ये हमारा फैमिली स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करता है, राइट। अब हमारे यहाँ 1 से 2 कमाने वाले हो गए हर परिवार में, तो वो 2 इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो डिपेंडेंट हैं और बच्चे हैं जो डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपके पास 3-4 लोग हैं जो कि सिर्फ कंज्यूमर्स, राइट। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर हो सकता है वो ये हो सकता है, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एक हेल्थ, दूसरा एजुकेशन। तो यदि हम टैक्स को बढ़ाना है और टैक्स पेयर को बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, टैक्स पेयर बढ़ाना है, तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जो लोग अनस्किल्ड हैं उनको हम स्किल्ड कर दें, तो स्किलिंग पे फोकस करें, लोग स्किल्ड हो जाएं। यदि स्किल्ड हो जाएंगे तो कुछ उम्र में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक बात तो ये है। जो दूसरी बात है कि लोग हेल्दी होंगे तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो किसी कंट्री के डेवलपमेंट में यदि वहाँ की पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है तो वो कंट्री डेवलप करता है। तो मेरा मानना है और ये फर्म बिलीव है कि किसी कंट्री के पॉपुलेशन के जितने भी मैक्सिमम लोग यदि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, तो वो कंट्री आगे ग्रो कर जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी पॉपुलेशन है उनको की स्किल डेवलपमेंट का काम करना है, उनको स्किल डेवलप करना है, जो नहीं जानते कोई चीज़ उनको सिखाना है, और वो जो कर सकते हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमी में। यदि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो गवर्नमेंट को किसी न किसी स्टेज पर ट्रांजैक्शंस होते रहेगा, तो कहीं ना कहीं टैक्स सरकार को मिल जाएगा, एक जगह या दूसरे जगह। हाँ, हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स मिल जाएगा। और वो बीच का पार्ट शायद सरकार का मिस हो रहा है, वो बीच का पार्ट जो मिस हो रहा है, जो बंदा नहीं रजिस्टर कर रहा है, नहीं दे रहा है टैक्स, वो वाला पार्ट, या वो अपना इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा है, वो सरकार खो रही है। वो सरकार खो नहीं रही है क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट। क्योंकि यदि आप ये सोचे कि हर आदमी को टैक्स नेट में कर देंगे तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, ना उसकी इतनी इनकम है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अफोर्ड कर पाएगा।
जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही सरकार ने जब जीएसटी लॉ दिया था तो उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी गई थी कि यदि आप स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और आप सेल करते हैं तो 40 लाख तक यदि आपका बिजनेस है तो आपको कोई जीएसटी रजिस्टर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जीएसटी लेना नहीं है। यदि आप कोई सर्विस 40 लाख, तो क्या होगा इससे कि लोगों की सेविंग बढ़ जाएगी। जब लोगों की सेविंग बढ़ जाएगी तो वो सामान खरीदेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फंड अल्टीमेटली घूम के कैपिटल मार्केट में आएगा। कैपिटल मार्केट में आएगा तो बिजनेसमैन के पास वो फंड होगा जो कंपनियां वो शेयर्स बेच रही है या म्यूचुअल फंड वाले, फिर वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन में लग जाएगा तो उनका सेविंग कंट्री के डेवलपमेंट में लग जाएगा इन ए चेन। अच्छा, वो यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे सरप्लस फंड का, यदि उसको कंजम्पशन करेंगे तो जो सामान खरीदेंगे उसमें जीएसटी मिल जाएगा गवर्नमेंट को, तो जो इनकम टैक्स का फॉरगो है वो जीएसटी से कंपनसेट हो जाएगा। तो उनका कंप्लायंस कम हो जाएगा, सरकार को रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इनकम टैक्स कम हो गया उतना ही से जीएसटी भी बढ़ जाएगा। जहाँ तक बंदा छोटा है, नॉन कॉम्पिटेंट है फॉर अ लार्जर इम्पैक्ट, वहाँ तक ये मुझे बात समझ आती है कि ये इन अ वे उसको सपोर्ट ही कर रहा है। बट हमारे देश में जो वेल्दी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिग बिजनेसेस हैं, रिच हैं, उसकी तादाद भी कम तो नहीं है। लेकिन हमने टैक्स इवेजन के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ बहुत सालों से सुनी हैं कि आप जितने बड़े होते हो उतने आपके पास शस्त्र हो जाते हैं टैक्स इवेजन के, जितने आप छोटे होते हो उतने आपके पास है ही नहीं शस्त्र, आपको जितना भी देना है आपको देना ही पड़ता है, राइट। किस तरह से लार्ज कॉरपोरेशंस टैक्स इवेट कर ले जाते हैं? वो लोग जो टैक्स पे नहीं कर सकते, जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया कि थ्रेशोल्ड लिमिट में नीचे है, उनको इनकम टैक्स में भी राहत है और जीएसटी में भी राहत है। उनको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और जीएसटी के कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सही। एक सेगमेंट और है जो ना तो बड़े हैं ना इतने छोटे हैं, हमें उनको भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट का फोकस उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। कौन है ये सेगमेंट? ये सेगमेंट वो हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी में, बिजनेस करते हैं, पर वो बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं। वो उनका टर्नओवर 1.5 करोड़, 1 करोड़, 75 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 120, ये सेगमेंट है जिनका टर्नओवर कम है। उनका वो बिजनेस सेगमेंट है जो ज्यादा बड़े व्यापारी नहीं है। सरकार उन पे फोकस की हुई है। क्यों फोकस क्यों हुई है? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो ये सेगमेंट बहुत बढ़िया देता है। और इतना ही नहीं, अब तो एक्सपोर्ट में भी और जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि जो इनकम अर्न नहीं करते वो इनकम अर्न करने लग जाएं, जो छोटे भी लोग हैं वो थोड़ा मीडियम क्लास में चले जाएं, जो मीडियम क्लास वाले हैं वो थोड़े बड़े व्यापारी बन जाएं, तो सरकार का टैक्स बढ़ जाए और कंट्री का डेवलपमेंट भी हो जाए। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। और इंडिविजुअल का भी काम हो जाएगा। इंडिविजुअल का भी काम भी हो जाएगा। लोग ज्यादातर जो जीएसटी में रजिस्टर तो हो गए, रजिस्ट्रेशन उन्होंने ले लिया, वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा, हर महीने हमें जीएसटी जमा करना पड़ेगा, हर महीने आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, तो ये तो अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। कोई फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म एक बार भर दें साल के शुरू में और सिर्फ 3 महीने पर टैक्स देना है और साल में एक बार रिटर्न भरना है। और 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर लिमिट है। वो जो 1.5 करोड़ तक हैं वो इसका फायदा उठाएं। तो बस अब ये इस लिमिट में आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इसमें 3-4 आइटम बाहर है, आइसक्रीम बाहर है, इसमें टोबैको प्रोडक्ट बाहर है, ऐसे जो सीन गुड्स हैं जो जनरल यूज के नहीं है वो बाहर है। इनको सिर्फ एक शर्त सरकार ने लगाई कि आप जो आइटम बेचना है, जिस टैक्स रेट का आइटम बेचना बेचो, आप एग्जेम्प्ट का डील नहीं करोगे, आप एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट नहीं बेचोगे और आप 1% टैक्स दो। मान लीजिए आइटम आपका 18% में है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको समझाता हूँ कि 18% मान लीजिए आपका टैक्स रेट है जी। आप 18% लेंगे कस्टमर से, फिर आप मान लीजिए बाहर से आप खरीद के लिए आते हैं, सपोज करिए कि आपका 10% मार्जिन है, तो 10% मार्जिन है, इसका मतलब आपको 1.8% टैक्स करना पड़ेगा। आपका यदि 10% से ज्यादा मार्जिन है, मान लीजिए 15% या 20% मार्जिन है आपको प्रोडक्ट में, तो 20% मार्जिन पर 18% मतलब 3.6%, तो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है।
हाँ, और फिर आपको हर महीने टैक्स भी देना पड़ रहा है, हर महीने रिटर्न भरना पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं सिंप्लीफाइड स्कीम में जाएं जिसमें साल में एक रिटर्न है और सिर्फ 3 महीने पर टैक्स जमा करना है। आप 3-3 महीने पर टैक्स जमा कर दें और साल में एक रिटर्न भर दें। आप बिजनेस अगर 1.5 करोड़ का कर रहे थे तो 6% उसका इनकम हुआ ना, 6% इनकम हुआ उसका। मान लीजिए 1 करोड़ का आपने बिजनेस ओनर का इनकम हुआ, ओनर जैसे 1 करोड़ आपने टर्नओवर किया तो 6 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई, ठीक है। तो 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। आपने 2 करोड़ भी कर लिया तो 2 करोड़ पे आपको 6% के हिसाब से 12 लाख हुआ, 12 लाख में भी कोई टैक्स नहीं है। तो एक तरीके से यदि कोई बिजनेसमैन जो कंपोजिशन स्कीम में चला जाए तो 1.5 करोड़ तक 1% जीएसटी भर के आगे निकल जाए और इनकम टैक्स उसको लग ही नहीं रहा, तो इस हिसाब से यदि इनकम फ्री हो गई और उसका सिरदर्दी बहुत कम हो गया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए सैलरी क्लास है, जो इनकम टैक्स में क्या है, जहाँ नौकरी करता है उसका टीडीएस कट जाता है, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, बच ही नहीं सकता, अपने आप ही टैक्स वो देता है, तो कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, उन पे ज्यादा रेगुलेशन और ज्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्लास जो टैक्स एडमिनिस्टर करने से देता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, उनको नोटिस भेजने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि आपने रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न भरिए, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। जो आप तीसरी कैटेगरी है, जो टैक्स इस तरीके से चोरी करते हैं, जो नहीं देना चाहते, कभी नहीं देना चाहते, वो इनकम टैक्स भी चोरी करना चाहते और जीएसटी की भी चोरी करना चाहते हैं, वो सब इस सरकार में रडार पर हैं। आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, आईपी एड्रेस लेके घूम रहे हैं, तो आप टैक्स लीकेज कर रहे हैं। यदि टैक्स की चोरी में इन्वॉल्व हैं तो आपको गवर्नमेंट आज नकल पकड़ लेगी। थैंक यू वेरी मच, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू एंड वेरी क्रेडिबल। कि आप बता रहे हो तो मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ में इसको आगे पहुंचा सकती हूँ। थैंक यू, दिस इज वेरी वैलिड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार। ये जो इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमने सुनी, और स्पेशली ऐसे इंसान के साथ में जो दोनों साइड से जीएसटी रिफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एंड श्योर दे आर गेटिंग बेटर। जब टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट कम करने लग जाए तो देर इज़ होप कि दे आर थिंकिंग अबाउट पीपल। ऑब्वियसली करप्शन है हमारे देश में, सब जगह पे है, पर अगर हम उसको भी हटा दें तो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ पे हमें स्टेप इन करना पड़ता है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो हमें, जैसे इन्होंने बोला कि प्लीज़ अपने टैक्सेस पे करो, क्योंकि वो टैक्सेस से ही कंट्री चलती है। आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको डिफेंस चाहिए, वो उसी टैक्सेशन से फंड होता है। सो फर्स्ट हमारी ये जो 3% टैक्स पेयर्स की मात्रा है, इसको बढ़ना होगा, बिकॉज अदरवाइज कैसे होगा? लोन्स और डेट्स पे कंट्री चल रही है तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। सो दैट इज़ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पे नहीं करते हो टैक्स, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ पे योर टैक्सेस, दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो कि खाली हमारे टैक्स पे करने और हमारे रोटी कपड़े मकान के बियॉन्ड होती हैं, जैसे कि हमारी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे आसपास रहने वाले बच्चों की एजुकेशन, लोगों की बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो उसके लिए आप ज़रूर सुनिएगा 2 पॉडकास्ट। एक मिस्टर पीयूष का पॉडकास्ट, जो कि वडोदरा में रहते हैं और हैप्पी फेसेस नाम की एक संस्था चलाते हैं, जिसमें कोर फोकस उनका एजुकेशन है, लेकिन उसके बाद शहर में जो भी मुसीबत आ जाए वो उसको सॉल्व करने के लिए वो प्लस उनकी कम्युनिटी जुट जाते हैं। जहाँ से फंड्स लगेंगे, जिसकी जो हेल्प लगेगी, पूरी उनकी कम्युनिटी है, हज़ारों लोगों की, जो कि उस इशू को सॉल्व करने लग जाते हैं। बैठ के वेट नहीं करते कि सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको ठीक करेगा। सो दैट इज़ वॉट we need to do almost हमारी कंट्री के स्केल पे at every nook and corner. So please listen to him. Second is Mr. विमलेंदु झा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्वेच्छा फाउंडेशन के ओनर हैं, फाउंडर हैं, और वो क्लेनलीनेस, हाइजीन, इन्वायरमेंट, उनका काम ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम करते हैं। सो ही वर्क्स विद बोथ पब्लिक ऑन ग्राउंड, जितने रिवर साफ़ करने हैं, जितने एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को पॉलिसी मेकर्स तक लेके जाना है, ऑन ग्राउंड सॉल्व करना है, वो सारा काम करते हैं। अगेन हमारे आपके जैसे कॉमन इंसान हैं, उनकी भी वही लाइफ है जो हमारी आपकी है, और वही 24 घंटे हैं पीयूष के पास भी और विमलेंदु के पास भी। बट उसके बाद भी
वो हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे. सो बियॉन्ड GST देयर इज एन इकोसिस्टम दैट वी नीड टू डेवलप, एंड आई होप यू लाइक इट. कीप फ्लोटिंग विद द फिश.